भाई लोगों, नमस्कार। आज इतना पानी बरस रहा है, मौसम काफ़ी ख़राब है। इसके बावजूद भी मैं आपसे अपनी बात रखने, आपकी बात सुनने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप ऐसे मौसम में भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कुछ लोगों द्वारा फेसबुक पर यह डाला गया कि आज इतवार है, मटर कटाक्ष किया गया, जिससे मैं आप लोगों के सामने रूबरू ना हो सकूं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये मौसम इतवार है, सोमवार है, हम लोगों के लिए रोज इतवार और सोमवार रोज ही हो रहा है। उसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन भर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये दायित्व या कर्तव्य है बड़े होने के नाते कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि धारा 50 NDPS एक्ट जो मैंडेटरी है, उसका किस तरह से यूज़ करिएगा, किस तरह जिरह में वो बातें उठाइएगा, सेक्शन 50 के बारे में किस तरह प्रश्न करिएगा, क्या क्या प्रश्न आवश्यक हैं उन्हें करिएगा। इसके अलावा भाई लोगों, मैं आपके सामने भी बताया था धारा 55, धारा 57 के बारे में किस तरह आप जिरह करेंगे, क्या क्या चीज़ें पूछना चाहेंगे। कल मैंने जो बताया था उस संबंध में मेरे पास कुछ रूलिंगें जो मेरे पास नोट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन रूलिंगों का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ रूलिंगें जो कि मेरे डायरी में, मेरे उसमें कागज़ में सारे नोट हैं कि पूरी मेरे पास तो पूरी इसकी डाइजेस्ट बना रखी है, मेरी अपनी डाइजेस्ट है। उन डाइजेस्ट के अनुसार कैसे धारा 50 का आप इस्तेमाल करेंगे, कैसे उन रूलिंगों का इस्तेमाल करेंगे, कैसे वो रूलिंग अप्लाई होंगी, इसके बारे में मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले धारा 50 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण रूलिंगें जो कि पुरानी हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। उनके बारे में आप थोड़ा जानकारी कर लीजिए। एक सबसे 2012 में आई कि 50, 42, 57 की कंप्लायंस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? किशन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जजमेंट आया 13/12/12 को। अगर आपको नोट करना है, नोट करते जाइए। ऐसी बात नहीं है कि जानकारी सबको होना चाहिए। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। ये 42, 50, 57 के ऊपर है कि एक अगर इसकी कंप्लायंस नहीं हो रही है तो क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्यूटल होगा। इसके लिए किशन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जजमेंट आया 13/12/12 को। यह आपको किताबों में मिलेगा, सन 13 की किताब में। उसके बाद आपको रूलिंग इसी पे आई, एक 2006 में आई, ओनस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये आई 2006 में, जो प्रकाशित हुई 17/12/3 को इसका जजमेंट हुआ था, जिसका प्रकाशन 2006 में हुआ। अब इसी तरह इसमें एक रूलिंगें जो और आई हैं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पंजाब या सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंगें पंजाब पर ज़्यादा है, राजस्थान जहाँ पर तस्करी ज़्यादा होती है वहाँ पर इस तरह की रूलिंगों में डिटेल से सारी बातें हैं। मगर 50 की कंप्लायंस ना होने पर क्या क्या हो रहा है वो मैंने आपके सामने थोड़ी सी रूलिंग, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप मनजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 में आई, आपको बता रहे इसमें क्या कहा गया, 50 की आधी कंप्लायंस, पूरी कंप्लायंस, क्या क्या हो रहा है, जो तैयार करते हैं उसकी क्या अहमियत है, जरा पढ़िएगा, तब उसके बाद इसके बारे में आप उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा रघुवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1997 में आई थी, वो कांस्टेंट व्यू चला आ रहा है। सरजू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2009 में आई थी। गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2001, बहुत पुरानी रूलिंग है। बलवीर सिंह वर्सेस स्टेट भी है। दूसरी आई थी गिरजंत सिंह उर्स जाट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 में।
सुप्रीम कोर्ट के 50 पे मैं बता रहा हूँ कि एक सारा। फिर आई थी निर्मल सिंह पहलवान वर्सेस स्टेट सेंट्रल ब्यूरो की 2011 में सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुभाष कुमार की 2009 में। इसके बाद जो रूलिंगें और आई हैं 50 है, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1997 की पूरी रूलिंग है। फिर उस रूलिंग को रेफर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, 3 बेंच ने कहा। उसके बाद क्या क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आई विजय सिंह चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2010 में, कि वहाँ भी तस्करी बहुत ज़्यादा है। फिर आई स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस परमानेंट पालन ना करना, पार्शली पालन करना, अधिकारी द्वारा क्या करना, इस पे ये आई 2010 पे। उसके बाद आई राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1997 की, उसे फॉलो किया गया उस रूलिंग में। फिर आई नूर आगा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008 में। उसके बाद आई फुल कंप्लायंस नहीं है, मतलब कहीं पे पार्शली कंप्लायंस है, कहीं पे आधी कंप्लायंस है, कहीं पे आपको मेमो नहीं बन रहा है, कहीं पे स्वीकृति पत्र नहीं बन रहा है, तो उसमें आई स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह की, राजस्थान बराम जब्बार सिंह की। अब उसके बाद एक और आई कि हाफ कंप्लायंस दी गई, राजपत्रित अधिकारी द्वारा पकड़ा गया, मगर उसने ये नहीं कहा, ऑफर नहीं दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने आप अपनी जामा तलाशी कर सकते हैं। जब उस पर नहीं करा तो इस पे आई आरिफ खां उर्फ आगा खां वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आई आपको अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये रूलिंगें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूलिंगें हैं जो मैंने आपको बताई। एक रूलिंग ये भी आई कि अगर उन्होंने कहा 50 की कंप्लायंस, वही मैंने मात्र बताई थी, वो रूलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा नहीं, आप ले जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, आप ले जाएंगे। जो आरिफ आगा खां वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल है, जो 24/4/18 को आई। तो मेरे साथियों, ये रूलिंगें जो मैंने थोड़ी सी बताई हैं आपको, मैंने इन दिनों में करीब 100-150 पेज में यही बनाई रूलिंगों का, दिन भर पढ़ के इसी तरह का करा। तो ये बातें मैं आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूँ कि भाई लोगों, इस बात की कंप्लायंस कहाँ पर 50 जो है वो तो मैंडेटरी है, 55 कब डायरेक्टरी है वो मैंडेटरी हो जाता है, 57 कब टोटल अफेक्ट होगा वो हो जाता है। अब जैसे इसमें आपके सामने 55 की कंप्लायंस नहीं की गई, 55 की कंप्लायंस के बारे में अगर आपने सजेशन किया कि नहीं रखी गई, सील नहीं लगी, एसओ की सील नहीं लगी थी, 20 का नहीं था, तो उसके बारे में आपको था नॉट प्रॉपरली। तो इसमें आया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाल मुकुंद 2009 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर डिटेल से कहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, एसएचओ सील नहीं है, लिंक एविडेंस नहीं है, किसका इफेक्ट होगा उसमें 50 के अलावा इन बातों को। तो इन बातों को उन्होंने कहा किस तरह ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो मेरे साथियों, मैंने इसलिए ये बात आपसे रखी, जो छोटी सी जानकारी है कि मेरी जो डाइजेस्ट मेरी बनी हुई है, उस डाइजेस्ट में ये सारी चीज़ें मैंने रख रखी हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँ, इसलिए मैंने ये आपको सामने कही। मेरे साथियों, ये मैंने छुट्टियों में करीब 100 पेज की डाइजेस्ट ये बनाई है 2017, 2018 और 2019 की, ये पूरी डाइजेस्ट मैंने बनाई है। ये देखिए करीब 100 पेज से ज़्यादा है, तो मैंने 100 पेज से ज़्यादा ये डाइजेस्ट बनाई है। अगर इस डाइजेस्ट का फ़ायदा, इसे मैं कल के लिए आपको बता रहा है कि जो सवाल हो, मैंने ये एक छोटा सा आपको इसलिए दिया है कि भाई इन रूलिंगों पे 2017, 18, 19 और 2020 की जो रूलिंग आई हैं वो तो रिसेंट है, वो सारी मेरे पास हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं बता सकता हूँ कि आप पे बहुतों पे किताबें नहीं होंगी, कहाँ मिल सकती हैं, इस बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो एनडीपीएस एक्ट से जो आप घबराते हैं उसे घबराइए नहीं। एनडीपीएस एक्ट कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, केवल आपका हाउ टू कंडक्ट द केस, हाउ टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, ये आपके ऊपर कैपेसिटी है। मेरे साथियों, बहुत से लोग इस बात से जल रहे हैं, ये बातें मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये बातें शेयर ना करूँ, नहीं जानकारी दूँ। कल मैंने जो बात कही थी, मेरे साथियों का फ़ोन आया, सर आपने वो बातें लोगों से कह दी, उनके केसेस हमें मिल जाते हैं, अब वो केसेस नहीं मिलेंगे, आप सीधे बता देंगे। तो भाई, मैं किसी को बताने का थोड़ी हूँ, भाग से ज़्यादा कुछ नहीं है।
आप अपने केस के लिए कस के तैयारी करिए। तो मैंने आपसे क्या क्या 42 मैंडेटरी, इसमें 50 लॉ है, एक दो नहीं 50 सैकड़ों लॉ आते हैं। सेक्शन 50 मैंडेटरी, उसकी कंप्लायंस नहीं होगी, सैकड़ों लॉ है, एक दो नहीं, वो सारा सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट रिलाई करिए, नीचे का रिलाई मत करिए। 55 कब उसकी कंप्लायंस आप उनसे जिरह कर लेते हैं, कब वो मैंडेटरी की तरह ट्रीट होगा। अगर आपने वो सारे सवाल करे, देखिए ये सब आपने फर्जी करा, कानूनी रूप से आप नहीं करा, आपको ये जानकारी है, आपने ये सब थाने पे बैठ के फर्जी रूप से करा, इसकी किसी की कंप्लायंस नहीं करी, मौलिक अधिकारों का हनन करा। अगर ये सवाल आप क्रॉस करेंगे तो आप 100% इसमें कामयाबी हासिल होंगे। इसीलिए इसी प्रकार 57 है कि 48 घंटे में इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता है, कोई इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है। कहीं कहीं ये कहा गया है कि भाई जो FIR दर्ज है वो 48 घंटे में मान ली जाती है। मगर मेरे साथियों, इन बातों पे नहीं, कानून से चलिए, सारी चीज़ कानून से है, कानून पे आप स्थित रहिए, कानून पे आप डटे रहेंगे, आपको कामयाबी 200% मिलेगी। अब इस कानून में CRPC भी है। अब सेक्शन 100 की आप देखें कैसे बनती है, फर्द कैसे बनती है, 103 165 ये आपको बताया। अभी जब IPC CRPC बता के सारी बातें, तो आप डिटेल से, जो मुझे आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आपको जो आता है वो तो ज़्यादा अच्छा है, वो तो एडिशन में है, वो तो आपकी कामयाबी के और रास्ता करेंगे। आप लोग स्तंभ हैं बार के, भविष्य आपका है, बार आपके ऊपर टिकी है। जितने ज़्यादा आप कामयाब होंगे उतनी ज़्यादा बार की अच्छाई होगी, लोग अच्छा कहेंगे। हो सकता है कुछ आपके जो मेरे साथी हैं, मुझसे जूनियर हैं, वो आपसे कहें ये सब उल्टा सीधा बता रहे हैं। भाई अगर कह रहे हैं तो मेरी बात को मत मानिएगा, मगर मेरी एक क्यूरियोसिटी रहती है, मेरी एक शुरू से ये रहा है कि मैं अपने साथियों के साथ अपनी बात शेयर करूं। मेरी यही, मैं सबसे इन मामलों में अलग हूँ। आजकल लोग सारे मस्ती मार रहे हैं, मैंने इतने दिन में 20 दिन में आपको बता रहे 100 पेज का डाइजेस्ट, सारी किताबें जो चीज़ हैं पढ़ा, और पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करता हूँ, बाकी आप लोगों से सीखता हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा भाई कि ये जो मैंने कहा सेक्शन 100 के लिए, इसके CRPC में तमाम रूलिंग है, एक दो नहीं है। आप CRPC पे तमाम रूलिंग है, सेक्शन 100 की कंप्लायंस पर नहीं है। सेक्शन 103 165 फर्द के क्रिएशन पे कम से कम हजारों रूलिंग है। अगर फर्द एट प्लेस नहीं लिखी गई, अगर फर्द लिखने में उस तरह से नहीं लिखी गई है, तो लीगली उस फर्द की क्या सेंटिटी होगी, ये सारा वो है। तो इसमें फर्द बरामदगी ही सबसे ज़्यादा टेक्निकल है अपराध। इस टेक्निकलिटी के साथ साथ जो फर्द बनती है, ये मौके पे फर्द बनती है, आपको इसका क्रिएशन तोड़ देना है। ये फर्द मौके पे नहीं बनी, ये सारी थाने पे बनी, किसी तरह जिरे में, ये आपके ऊपर है। हाउ टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस विटनेस की कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है, ये आपको देखना है। उसकी डेप्थ देख के ही आप जिरह करेंगे। जिरह में घबराइए मत, जब जिरह करने जाते हैं पूरा तैयार करके करिए, पूरा आप उसे जो है उसे डिवाइड कर लीजिए 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, 6 हिस्सों में। फर्द बरामदगी को 5 हिस्से, 4 हिस्से, 3 हिस्से में डिवाइड करिए। और ये नहीं है एक जवाब आ गया उससे नर्वस मत होइए, उसे वहीं छोड़ दीजिए। देख लीजिए वो गवाह उस चीज़ में ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा कामयाब है, तो आप उसे वहीं छोड़ के दूसरी चीज़ सोचिए, मगर उस चीज़ को बिल्कुल भूलिए मत। दूसरे सवाल से आइएगा, वो भटकेगा, जब इधर से उधर भटकेगा फिर आप अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो मेरे साथियों, जिरह करने से पहले आप मुकदमा प्रिपेयर करिए, उसकी ब्रीफ बनाइए, और उस ब्रीफ में ये देखिए किन किन पॉइंटों पे, ये जो किन किन रूलिंगों पे आप अपनी जिरह स्थिर करेंगे। आपके दिमाग में होना चाहिए कौन कौन सी ऐसी रूलिंगें हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय की, जो हमें फ़ायदा पहुंचाएंगी, जिसकी वजह से ये पूरी इसकी साख जो ख़त्म हो जाएगी। तो इन बातों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इन बातों पे जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी, उतने बड़े वकील आप बनेंगे। और ये हर आदमी माँ के पेट से कोई पैदा होकर नहीं जानता है। जब आता है वकालत के पीछे में, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से, धीरे धीरे पढ़ने से, धीरे धीरे कार्य करने से आदमी बड़ा बनता है, कोई बड़ा हुआ नहीं होता। और जो व्यक्ति स्वयं को बड़ा कहने लगे उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होता। हर आदमी लर्नर है। तो आप अपने मन में ये बात बांध लीजिए कि जिससे जो सीखने को मिल रहा है वो आप उससे सीखने की तैयारी करें। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, जो आदमी परफेक्ट बताता है उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पे कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो बहुत जूनियर हैं,
बहुत जूनियर से मतलब उनकी उम्र ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन बहुत कम है, मगर वो आपको पप एंड शो दिखाते हैं। तो इन ऐसे लोगों से बच के रहिए भाई, आपको बहुत आगे जाना है, ऐसे लोगों से बच के रहिए, उनकी बातें शेयर मत करिए, अपने आप का दिमाग लगाइए। तो मैंने अब आपको बताया सेक्शन 100, 103, 165 जो एनडीपीएस में भी अप्लाई होता है। तो जो फर्द बरामदगी का है, फर्द का क्रिए लिखा जाना है, उसे आप पूरा डिस्ट्रॉय कर दीजिए। उस डिस्ट्रॉय के साथ साथ माल सील क्या है, माल सील होता है, सील पहले ही हो जाता है। तो सीलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका इसमें जरूरी है कि जिससे माल सील होगा वो माल डबल लॉकअप पे रखा जाएगा। इस पे जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपको नहीं पढ़ा जाएगा, तो वो लॉकअप में होना चाहिए, उस सील का मेल होना चाहिए। उस सील जब जाएगी एफएसएल के पास तो उससे मिलान होगा, नमूना मोहर होगा। ये सारी चीज़ें कोई पत्रावली पर नहीं होती हैं। तो उसका आप फ़ायदा उठाइए, टेक्निकल ऑफेंस है, इनका फ़ायदा उठाइए, आपको कामयाबी मिलेगी और आप बहुत आगे बढ़ के जाएंगे। तो ये तो आपको, अब मैंने एक बताया सेक्शन 50 सीआरपीसी का भी आपको बताया था। सेक्शन 50 क्या है उसमें ये है कि आपको अपराध जब किया जाता है उसकी सूचना दी जाएगी, बताया जाएगा। तो भाई इसमें ज्वाइंट वाले में मैंने बताया 2 लोगों को, एक को दे दिए, एक की सहमति से, तो एक की सहमति से दूसरा जेल जा सकता है। अब इसका आपका क्रिएशन होगा, जितना बढ़िया क्रिएशन आप कर लेंगे, जितना आप दिमाग से सोच के कर लेंगे, जो मैंने बताया उसके अलावा उससे बहुत आगे आप 200 कदम आगे चलेंगे। जितना आप कर लेंगे उतनी वो जिरह में टूट जाएगा। जिरह में घबराइए मत ही, जिरह में ये मत सोचिए कि जिरह अभी ख़त्म हो जा रही, जिरह ख़त्म होने नहीं। जब आप जिरह के लिए खड़े हों तो आप ये मान के चलिए वो गधा उल्लू का पट्टा है, आपके सामने कुछ नहीं आता है। आप उसे पेड़ पे चढ़ा देंगे तो पेड़ पे चढ़ेगा, और उसे नीचे उतार देंगे तो नीचे उतार देगा। अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। आप जिरह करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए, हर बातों को तैयार रहिए। 8/15 का केस है तो सेक्शन 8 आपको पता हो चाहिए, सेक्शन 15 पता हो चाहिए, जैसे 50, 52, 55, 57 पता होना चाहिए, सेक्शन 42 का पता होना चाहिए। कैसे किन चीज़ों को तोड़ा जाएगा, किन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, कैसे मुकदमा छूट सकता है, ये सारी बातें आपके जहन में होना चाहिए। इसके जो 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाज़ों पर आपकी निगाह होना चाहिए। उन 6 दरवाज़ों पर आपको बराबर ताले पड़े हैं जो प्रोसिक्यूशन ने डाल दिए हैं। आपको प्रत्येक 6 दरवाजे के ताले खोल देना है अपनी जिरह से, अपनी काबिलियत से। और वो जब 6 दरवाजे खोल देंगे तो कोई कोर्ट ऐसी नहीं है जो कन्विक्शन कर सके, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आपको ये लगता है उसके बाद भी कोर्ट नहीं मानना चाहती, आप रिटर्न आर्गूमेंट लिखिए। रिटर्न आर्गूमेंट आप लिख के देंगे, उसके साथ रूलिंग का समावेश करेंगे, 2 रुपए का टिकट लगा देंगे, तो देखें कौन निकाल कर देता है। तो मेरे साथियों, आपके साथ मैंने ये बात कही तो एनडीपीएस एक्ट के बारे में, मगर मुझे एक अफसोस ये है भाई लोगों, आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझदार हो, कोई सवाल आपके मन में हो, आप लोग लिख के पूछते क्यों नहीं हो? क्यों झिझकते हो? कौन आपके पीछे झिझकने को तैयार रहता है? सीखने की वो प्रक्रिया है कि हमेशा सीखते रहिए। आप लोग पूछिए, इस समय इससे गोल्डन समय नहीं है भाई। नहीं पूछोगे कैसे कोई बता सकेगा? कोई भी सीनियर जिस तरह से नहीं बताएगा, ऐसे वो कहेगा सामने खड़े होकर देख लो, वो कह देगा अपना केस ले आओ मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है। आप लोग करिए भाई, आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहिएगा, नहीं करिएगा, किस तरह से आप वकील बनेंगे? नहीं तो आप हर समय जूनियर बने रहेंगे। तो मेरे साथियों, आपकी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी आपकी बात हो, आप आंख बंद करके बगैर किसी डर के लिखिए। अब कमेंट्स में लिखिए, मुझसे सवाल पूछ लीजिए। मैं बंदा बताऊं तो मुझसे कहिए। मेरे एक साथी ने, मेरे एक छोटे भाई ने पूछा था, सर आप बेल के बारे में भी एनडीपीएस में बता दें कि बेल में क्या चीज़ है। भाई बेल में 37 बेल का, उसमें 2 ही बातें हैं। एक तो सबसे पहला आप अपराध नहीं करेंगे, दूसरा उसमें है जो बेल देने के लिए कि आपके कृत्य से लगे कि आपको कन्विक्शन नहीं हो सकता है। अगर ये 2 चीज़ें फुलफिल होंगी तो आपको बेल मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। आप सजा नहीं, पता चला आप अपराध नहीं करेंगे, ये तो भविष्य है। मगर उसके साथ जहाँ पर आपने ये दिखा दिया कि इसमें 50 की कंप्लायंस नहीं, ये कंप्लायंस नहीं, गवाह नहीं, ये नहीं, इसमें सजा नहीं हो सकता है, तो बेल के लिए आप अधिकारी मिल जाएगी। क्यों? अपराध करे ना करे, ये तो भविष्य है। इसमें ये राइडर लगाया गया है धारा 37 में कि बेल किन हालतों में दी जाएगी।
तो वो एक राइडर, जैसे आपको पता है गैंगस्टर एक्ट में क्यों नहीं बेल मिलती है मेरे साथियों, कभी आपने सोचा? गैंगस्टर एक्ट में एक धारा 19 है, ये धारा 19 में आपको एक्सप्लेन करना है कि भविष्य में आप अपराध नहीं करेंगे। तो ऐसी तो कोई साक्ष्य है नहीं कि भविष्य में कल क्या होगा, कोरोना कब तक चलेगा, किसकी मौत कब होगी, कल किस में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए सेक्शन 19 का फ़ायदा उठा के NDP उसमें गैंगस्टर एक्ट में आपको बेल नहीं मिलती है। कभी आपने इस बारे में नहीं सोचा? हम पे तो एक केस है, हम पे 2 केस है, 1-2 केस का कोई अहमियत नहीं है मेरे भाई। उसमें सेक्शन 19 एक राइडर लगा दिया है, जब तक आप कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि भविष्य में मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट बेल, ये एक उसमें लगा है। इसीलिए इसमें 37 का राइडर लगा है। 37 के राइडर में आपको बताना है। अब ये तो आप नहीं बता सकते साहब भाई भविष्य में हम अपराध नहीं करेंगे। एक बात बता, कह ही सकते हैं ना भविष्य में क्या होगा, जज यही लिख देता कि भविष्य में इनसे अपराध की वो है, मगर आप ये बता देते हैं कि टोटलिटी ऑफ द एविडेंस व्हाटसोएवर इज कलेक्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन, व्हाटसोएवर इज कलेक्टेड बाय द पुलिस इज नॉट सफिशिएंट। इस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। इस टोटलिटी ऑफ द एविडेंस को आप मान भी लें, हम जिरह ना भी करें, ये सारी बातें मान लें तो क्या होगा? तो भाई मेरे साथियों, दूसरा पार्ट ये 2 पार्ट में केवल है 37 में बेल देने का। तो मेरे साथियों, बेल के लिए आप इन दोनों पार्ट के बारे में कोर्ट को एक्सप्लेन करें, उन्हें सोचने को मजबूर करें कि इस तरह से ये होगा। क्यों इसमें बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट हो रहा है? जो धारा 106 ऑफ एविडेंस एक्ट का है, मैंने आपको बताया, व्हेन एनी फैक्ट विच इज इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन द बर्डन लाइज ऑन दैट पर्सन। यहाँ पे आपके पोजीशन में है, इट्स योर ड्यूटी टू एक्सप्लेन। या तो फिर ये 2 चीज़ें जो आपको है, या टेक्निकलिटी पे जा रहे हैं, तो मैं वही बात कि बर्डन कैसे आप शिफ्ट कर देंगे कि पोजीशन 114 का फिर आपके खिलाफ है कि पब्लिक पुलिस मैन आपके खिलाफ लिख रहे हैं। तो मेरे साथियों, थोड़ा सा दिमाग, आपको केवल NDPS ही नहीं है, एविडेंस एक्ट आपको बराबर ध्यान रखना है, कांस्टेंट बिल्कुल आपको याद रखना है, 1 से लेके 167 तक कहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये 3 चीजें अहम हैं। इन 3 चीजों के अलावा रेलिवेंसी, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, क्या चीज सिद्ध नहीं की जाएगी, जो मैंने आपको बताया 156, 57, 58 में दिया है, जुडिशियल नोटिस, या जो आप स्वीकार कर ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, 101 से लेके 114 तक। तो ये जो बातें हैं, फिर एविडेंस है, साक्ष्यों का। तो मेरे साथियों, ये सारी चीजें आप करेंगे तो लोग आपको भी कहेंगे कि आपको इतना आता है। मुझसे भी कभी कभी लोग, मेरे 5 जूनियर ADJ हैं, वो पूछते हैं सर आपको कैसा इतना रटा हुआ है? मैंने भैया मुझे रटा हो रहा है नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, आई एम स्टिल ए लर्नर। मैं बता देता हूँ सबको, इसलिए वो कंठास रहता है। वो चीज़ें कोई छिपाओ मत, जो तुम्हें आता है बताओ, अगर बताओगे आपको कंठास रहेगा। मैंने नन्ना वर्सेस स्टेट की रूलिंग, ये नोट कर लो 2012 की मेरे साथियों, जॉइंट रिकवरी किसी में भी हो, दफा 25 हो, NDPS हो, कहीं चोरी के मुकदमे में हो, कहीं भी जॉइंट रिकवरी इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, जॉइंट रिकवरी इज इलीगल। 2012 में है, रिकवरी मेमो बनेगा सिंगल का अलग अलग, 2 जॉइंट नहीं बनेगा। जॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? जॉइंट रिकवरी मेमो के बारे में नन्ना वर्सेस स्टेट में 302 में सजा हुई में दफा 25 छोड़ा गया है, और उसमें यही लिखा है कि जॉइंट रिकवरी मेमो इज नॉट एडमिसिबल। तो इस तरह की रूलिंग है, आप नोट करते रहा करें और अपनी डाइजेस्ट बनाइए। आप जितना डाइजेस्ट बना लेंगे उतना आपके पास काम आएगा, उतना आपको ध्यान होगा। मेरे पास कई एक 2 डाइजेस्ट नहीं है, जब से मैं वकालत में आया 77 से। ये मेरा एक पता सोच है या मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं बराबर कोई भी होगा उसे नोट कर लेता हूँ, और नोट करके अपनी डायरियों में इधर उधर हर जगह नोट करता रहता हूँ। तो तमाम डायरियों में है। अब की मैंने जानबूझ के इन छुट्टी के मौके पे मैंने 2017, 18, 19 की जितनी किताबें ये आप देख रहे हैं, इन्हें एक किताब को और एक को पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण रूलिंगें मुझे लगी जिसका यूज़ हो सकता है वो मैंने नोट करी। मेरे साथियों, आप लोग तो वकालत कर रहे हो और जल्दी घबरा जाते हो। एक रूलिंग आपको मालूम है 2019 में आई, वो मैं एक शेयर इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको बहुत फ़ायदे में, कि आप लोग बिल्कुल नए हैं, नए से मतलब 10 साल तक भी हैं, कि एक आदमी पे 10 मुकदमे चल रहे हैं। अदालत कहता है जमानते
10 में अलग अलग। अब आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का एक सर्कुलर, उसमें का 2 ही जमानतें 10 में चल जाएंगी। ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है। पहले आप देखिए 2019 में आया, उसके अगर आदमी पे 20 भी मुकदमे हैं तो 2 ही जमानती, वही 2 जमानती 20 मुकदमे में अप्लाई कर जाएंगे। कितना आपको फ़ायदा है? कल आपको क्लाइंट से कितना फ़ायदा होगा? आप उन्हीं 2 जमानतियों पर 20 मुकदमे हैं, 20 में वो जमानती लग जाएंगे। पहले तलाश करिए 2019 की है, ये तलाश कर लीजिए भाई, बहुत फ़ायदा आप लोगों को, बहुत फ़ायदे वाली बात बता रहा हूँ। आप जमानती उससे कहिए, अपनी फीस लीजिए कि उन्हीं 2 जमानतियों पर सब मुकदमे में वही 2 जमानती लग जाएंगे और उसे रिलीज़ किया जाएगा। ये मजिस्ट्रेट बकबक करते हैं, इन्हें बकबक करने से कंटेम्प्ट हो जाएगा। आप लिख के दीजिएगा ये सर्कुलर है, ये रूलिंग है और इसके तहत ये कहा गया है, ना माने ये कंटेम्प्ट में चले जाएंगे। क्यों? ये अपने ऐंठ में रहेंगे। तो मेरे साथियों, मैंने आपको आज एक इतना बड़ा गुरु मंत्र बताया। अगर ये आपको जानकारी में तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानकारी में, आप पे 10 एक मुलजिम पे 10 मुकदमे, 10 मुकदमों में वही 2 जमानती चलेंगे जो उसके पास हैं। 20 जमानती की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे साथियों, आपको मैंने कितना बड़ा आज एक गुरु मंत्र बताया है इतवार के दिन कि जमानतियों के बारे में आप तलाशिए। नहीं है, कल मैं रूलिंग आपको बता दूंगा। ये देखिए रूलिंग मैंने यही 2019 की ये लिख रखी है, ये तलाश है रूलिंग, और ये रूलिंग इसमें है, मगर मैं ये कल आपको बता दूंगा। बताना तो अभी बता दूँ, मगर थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा भाई मेहनत कर लें। घर में बैठे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लें। ये कहेंगे कि मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। थोड़ी मेहनत करने का प्रयास करें, थोड़ा सीखने का प्रयास करें, थोड़ा हमें सिखाएं, थोड़ा आप सीखें। ये बात तो आज का मैंने आपको बताया। अब एक बात और मैं भाइयों कह रहा हूँ कि बार काउंसिल से आर्थिक मदद के लिए हमारे साथियों के रोज़ कमेंट्स निकल रहे हैं। बार काउंसिल कोई मदद नहीं करेगी, तो क्यों नहीं करेगी? हमारी बार एसोसिएशन, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ना तो उससे एफिलेटेड है, ना ही उससे रजिस्टर्ड है। आप ये सवाल मैंने डाला था, ये पूछिए, अगर वो एफिलेटेड और रजिस्टर्ड नहीं है तो बार काउंसिल कैसे मदद करेगी? दूसरा, पेपर में आपने देखा बार काउंसिल ने कहा 1-2 करोड़ रुपए हमें दे दो। 1-2 करोड़ में किसी को मदद हो सकती है? भाई, मैंने अगर 50,000 उत्तर प्रदेश के वकीलों को 5,000 रुपये की मदद हो तो कुल कितना होगा? 25 करोड़ रुपए। ये 1-2 करोड़ में क्या क्या हम वकील भिखारी हैं या इनसे भीख मांग रहे हैं? ये हमें आपको दिखाना है कि हम भिखारी नहीं, हम स्वाभिमानी हैं। वकील के बगैर देश नहीं चल सकता, वकील के बगैर कानून नहीं चल सकता, वकील के बगैर किसी को न्याय नहीं मिल सकता, मगर वकीलों में एकजुटता रहे। अगर मुझ जैसा आदमी हो तो देखें, आपके सामने घुटने सभी टेक देंगे। मैंने एक चीज़ और कही है कि आप लोगों से नहीं, अपने साथियों से जो मेरी उम्र के हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, जो सक्षम हैं कि मेरे साथ एक ग्रुप में आए। मैं फिर परमिशन के लिए कहता हूँ कि ये लॉकडाउन जो है अभी 30 मई तक बढ़ेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा, उन्हें को कोई छूट नहीं दी जाएगी। हमारे बहुत से साथी जिन्हें हमारी बहुत आवश्यकता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा नीड है, भाई मैंने अपने साथियों से कहा है कि आप भाई लोगों सामने आओ, मेरे साथ जुड़ो, आके जुड़ के एक मीटिंग करते हैं। जो हमसे हो सकता है हम भीख मांग लेंगे, दूसरों से, अपने क्लाइंटों से मांग लेंगे, 10-20-50 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं, उनकी मदद करेंगे, प्रशासन से कहेंगे हमें पास दो। तो आप लोगों से नहीं कह रहे हैं कि आप लोग अभी जितने हैं ये 10 साल 12 साल वाले, उनसे नहीं कह रहे हैं, मत जो हम लोगों की हम श्रेणी में हैं, जो 42 साल काट चुके हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, घर से सक्षम हैं। मैंने सबके लिए प्रार्थना डाली है कि भाई एक ग्रुप बनाओ, सब अपने नंबर दो। मैं काउंट करता हूँ, कहीं भी मीटिंग रखते हैं, कल परसों नरसों में। इसमें देर करने की बात नहीं है, ये कोई हंसी खेल नहीं है। ना तो हमारी बार एसोसिएशन कोई मदद करेगी, ना हमारी बार काउंसिल कोई करेगी। तो भाई हम अधिवक्ताओं के लिए, हम स्वयं अपने अधिवक्ता लोग एकत्र होकर भीख मांग कर अपने साथी को भूखा नहीं मरने देंगे, अपने साथी के मान सम्मान के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे। वकील हम वो तबका हैं कि दुनिया को कानून दिलाते हैं, दुनिया को न्याय दिलाते हैं, चाहे वो जज को न्याय दिलाएं, चाहे प्रधानमंत्री को न्याय दिलाएं, चाहे राष्ट्रपति को न्याय दिलाएं। तो हमारा वो तबका सिसक रहा है। और ऐसी हालत सभी की है भाई, कितनी बड़ा हो,
कितना बड़ा हो, जिसके पास एक बात बता, घर में 50,000 है, 1 लाख है, वो खर्च हो जाएगा। उसके बाद रोज कमाने वाला है, आमदनी नहीं रहेगी, तो ये तो हम लोग तो झेल लेंगे। मगर जो बिल्कुल नया आया है, जिसके बच्चे हैं, 2-2 साल के बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, उन्हें दूध भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तो उनके बारे में ना तो हमारा बार एसोसिएशन सोच रहा है, ना हमारी बार काउंसिल सोच रही है। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, 1 महीने जिसके पास 10, 20, 50 हज़ार थे, वो तो खर्च कर चुका। तो मेरे साथियों, मैंने आज आपसे इतना ये बात इसलिए कही कि मैंने अपने साथियों से अनुग्रह किया है, प्रार्थना की है कि भाई साथ जुड़ जाओ। हम लोग अपने क्लाइंटों से, जो अरबपति करोड़पति हैं, भाई 1-1 लाख रुपए दो हमें, हम अपने पास से जो डाल सकते हैं डालें, और डालने के बाद अपने उन साथियों को जो वास्तविक में ज़रूरतमंद है उन्हें दें। उसके बाद 1 महीने में तो पोजीशन और ज़्यादा वो होगी, जिस पे 10, 20, 30 हज़ार हैं, वो भी खर्च हो जाएंगे। तो उसकी घर की स्थिति, घर में खाना पाना, दूध, जिसके वहाँ 1 किलो 2 किलो दूध आ रहा है, तो इस हालत में 2 किलो दूध कितने का होगा भाई? 2 किलो दूध 120 रुपए का हो गया। खाली दूध से काम नहीं चलेगा। तो मतलब एक दिन में एक वकील के जो छोटे बच्चे हैं, कितना खर्चा है? 400-500 रुपये रोज का, 10-12 हज़ार रुपये महीने का। ये कमबख्त कोई भी आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे आके अपने छोटे भाइयों, अपने साथियों के लिए संगठित होकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने साथियों से, अब देखिए कल कोई रिप्लाई देता है, मुझे तो नहीं लगता है जल्दी इस बार में कोई रिप्लाई देगा। एक हमारा साथी महतो का जरूर आया कि सर हम आपके साथ हैं, मगर मैं अपने सीनियरों से, अपने साथियों से नहीं सोचता हूँ कि उन सबको अपनी अपनी जान प्यारी है, कोरोना में कहीं कोई पकड़ के ना ले जाए, इसलिए वो बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर निकल के मदद नहीं करेंगे। तब भी मैं प्रयास करता हूँ। तो मेरे साथियों, काफ़ी समय हो गया है, आज चल गए, ये ऐसे मौसम में चल गए। तो कल अगर आपको NDPS के बारे में या NI एक्ट के बारे में प्रश्न हो, तो आप आँख बंद करके कमेंट से पूछ लें, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं तो कल आगे बढ़ते हैं। अब कल आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रतिक्रिया करें, CRPC को लिया जाए या IPC को लिया जाए, जो चीज़ आप बताएंगे उस हिसाब से लेना पड़ेगा। लेने से मेरा मतलब है कि भाई एक बार मुझे भी थोड़ा देखने 2 घंटे में 10-20 चैप्टर देख के, तो उसे रिवाइव करके, कि एकदम ऐसा तो नहीं, वैसे मैं कर सकता, मगर इतना वो नहीं कि एक एक एग्जैक्ट वर्ड आपको बता पाऊँ। और कल मैं आपको ये जो रूलिंग है, ये 100% मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख लें, कमेंट डाल के देख लें कि आप लोगों को मालूम है। अगर मालूम है तो बहुत अच्छा। तो आई एम वेरी थैंकफुल। जिन जिन लोगों को पता है मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, और वो बाहर की बहुत ऊंचाइयाँ पे पहुँचेंगे कि वो लोग अप टू डेट हो रहे हैं। तो मेरे साथियों, आपको अगर अच्छा लगा हो जुड़ने में, कि आज एक ग्रुप में किसी ने डाल दिया इतवार है तब भी क्लासेस चलेंगे। अब आप देखिए, मजाक करने का भी कोई ये सीजन है, या मजाक करने का इसमें किसी को कोई वो है? इस तरह के लोगों से बचे रहिए। कि इतवार को भी दूसरे ने कमेंट डाला, आज कचहरी करने क्या गए थे। आप कमेंट्स देखिए, मतलब आप नहीं सीखना चाहते हैं, मत सीखिए भाई। आप घर से बहुत धनवान है, मत करिए, मगर जो लोग सीखना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, उन्हें सीखने दीजिए, उन्हें बताने दीजिए। तो मेरा साथियों, बस काफ़ी समय हो गया है, तो नमस्कार। कल होगी मुलाकात आपसे फिर। धन्यवाद।